बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे गॉस थ्योरम। तो बच्चे आज की क्लास आपको अच्छे तभी समझ में आएगी बच्चे अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो लेक्चर देखा है जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस करा था। तो जो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जो पहले वो वीडियो देख लेना, क्योंकि आपको सीधा ये टॉपिक स्ट्रेट समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हमारा जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने एरिया वेक्टर के बारे में डिस्कस करा था, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दूसरा जो हमने डिस्कस करा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, जो टर्म आज हम बच्चों बार बार यूज करेंगे। तो ये गॉस थ्योरम समझने जरूरी है कि बच्चे आप एक बार पिछले वाले वीडियो लेक्चर को अच्छे से देख लेना, तभी आपको बातें अच्छे से आज के लेक्चर की समझ में आएंगी। तो जो हम लास्ट क्लास में फ्लक्स के बारे में पढ़ रहे थे, फ्लक्स का फॉर्मूला था ये फाई था वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। ये जो इसका बेसिक फॉर्म था। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसी फॉर्मूले का इंटीग्रल फॉर्म लिखेंगे। कौन सा फॉर्म लिखें भाई? इंटीग्रल फॉर्म। अब हम लिख रहे हैं बच्चों इसका इंटीग्रल फॉर्म। कई बच्चों ने सुन के घबरा जाते हैं, भाई इंटीग्रल फॉर्म पता नहीं क्या हो गया। तो जो फ्लक्स का इंटीग्रल फॉर्म है ये इंटीग्रल सर्कल। बच्चों यहाँ सर्कल का मतलब होता है, चलो फिलहाल सर्कल लगाते ही नहीं है, फिलहाल हम सिंपल लिखते हैं फाई है इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। ये सर्कल जो तुमने देखा मैं लगाते लगाते रह गया, इसके बारे में बाद में आएंगे। तो फाई होता है इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। ये फॉर्मूला बच्चों आपको याद कर दें। बच्चों मैं ना थोड़ा सा समझाऊंगा ये फॉर्मूला कैसे बनना, आपको ना थोड़ा सा भाई 11 से रिलेट करना, थोड़ा सा रिकॉल करो। मुझे याद करो, हमने 11th के बारे में पढ़ा था, वर्क होता है एफ एस कॉस थीटा। इसका जब हमने स्केलर फॉर्म लिखा था, स्केलर प्रोडक्ट की फॉर्म में वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। थोड़ा रिकॉल करो, सेम आप थोड़ा रिलेट करो। फाई है वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। वैसे बच्चों अगर आपको याद हो, हमने 11th में करा था, वर्क होता है बच्चों वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, ये होता था। छोटा सा फर्क है, यहां बच्चों एस है डिस्प्लेसमेंट और यहां पर एस है एरिया वेक्टर। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखना। अब रिकॉल करो कैसे होता था बच्चे। अगर तो हमारा फोर्स होता था कांस्टेंट, तो क्या होता बच्चे, वर्क एक स्टेप में कैलकुलेट हो जाता था। ठीक है बच्चे, अगर हमारा फोर्स होता था वेरिएबल, हम क्या करते थे, पहले निकालते थे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। रिकॉल करो भाई क्या होता था जे, अगर तो फोर्स है कांस्टेंट तो हमारा सिंपल एक स्टेप में वर्क निकल जाता था। पर अगर बच्चों रिकॉल करो, अगर फोर्स वेरिएबल होता था, हम पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क निकालते थे डीडब्ल्यू। डीडब्ल्यू होता था बच्चों वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डीएस। यहां डीएस का मतलब होता था छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। टोटल वर्क के लिए बच्चों हम इंटीग्रेशन करते थे इंटीग्रल वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डीएस। याद करो भाई, होता था नहीं होता था। सेम लॉजिक बच्चों आपको यहां पर लगाना है, नोटिस करो बच्चे। अगर तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, आप सिंगल स्टेप में फ्लक्स निकाल सकते हो। पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है तो हम क्या करते हैं बच्चों, पहले निकालते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स डी फाई। ये बच्चे तब करना होता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो। डी फाई होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। डीएस का मतलब होता है छोटा सा एरिया। टोटल फ्लक्स के लिए बच्चों हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहां से आपको इस वाले स्टेप पर आना है। तो फाई का फॉर्मूला बनता है बच्चों इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। इसे बोला जाता है बच्चों फ्लक्स का इंटीग्रल फॉर्म। तो आप यहां तक उतार लो, फिर हम अपने मेन टॉपिक पर आएंगे विच इज कॉल्ड गॉस थ्योरम। उतारो अब जरा यहां तक। तो बच्चों जब हम गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे बच्चे, कुछ एक वर्ड यूज होगा जो मैं आपको पहले डिस्कस करना चाहूंगा। बच्चे हम वर्ड यूज करेंगे क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस। तो जब आप देख सकते हो मेरे हाथ में पानी की बोतल है, इसके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा क्यों हाथ में पकड़ी हुई है मैंने। तो समझो जो पहले क्लोज सरफेस क्या होता है। सिंपल से बच्चे, क्लोज सरफेस का मतलब होता है एक 3 डायमेंशनल सरफेस। बहुत ध्यान से सुनना बच्चे, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। बेटा क्लोज सरफेस का मतलब होता है एक 3 डायमेंशनल सरफेस जो चार्ज को हर तरफ से कवर कर ले। सिंपल से बच्चों, अगर 2D सरफेस होगा तो वो चार्ज को हर तरफ से कवर नहीं कर सकता। तो बिल्कुल आसान सा है बच्चे, क्लोज सरफेस का मतलब होता है एक 3 डायमेंशनल सरफेस
जो चार्ज को हर तरफ से कवर कर लेता है। क्या मतलब हुआ इस बात का? तो मान लो बच्चे जैसे पानी की बोतल है, मैंने इसके अंदर चार्ज डाला और चार्ज डाल के बच्चे मैंने बोतल को कर दिया बंद। अब नोटिस करो, तो बेटा अगर इस बोतल के अंदर चार्ज है तो ये जो हमारा बोतल है चार्ज को हर तरफ से कवर कर रहा है, सो इट इज अ क्लोज सरफेस। ठीक है, तो ध्यान रखना हमारा जो क्लोज सरफेस होता है बच्चों वो होता है 3 डायमेंशनल सरफेस, जो चार्ज को हर तरफ से एनक्लोज करता है, एनक्लोजेस चार्ज। तो जो मैं फिर से क्लियर कर देता हूं, जैसे मान लो बच्चे मेरे पास पानी का बोतल है, मैंने क्या करा है, पानी की बोतल को खोला, इसके अंदर चार्ज डाला और चार्ज डाल के बच्चों मैंने बोतल को कर दिया भाई ऐसे करके बंद। अब नोटिस करो ये जो बोतल है ये चार्ज को हर तरफ से कवर कर रही है, तो बोतल क्या होगी हमारी क्लोज सरफेस। उसी तरीके से जो आप ऐसे मान सकते हो, जब तुम्हारे खाने का टिफिन होता है, आप टिफिन को खोलो, टिफिन के अंदर चार्ज डालो और चार्ज को और टिफिन बॉक्स को कर दो बंद। तो इमेजिन करो आपका जो टिफिन बॉक्स है वो चार्ज को हर तरफ से कवर कर रहा है, तो टिफिन बॉक्स क्या हो गया, क्लोज सरफेस। ठीक, इसमें एक इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो जैसे हमारी पानी की बोतल थी रियल थी, ठीक है, मुझे मैंने टिफिन बॉक्स का एग्जांपल लिया वो भी रियल था। हमारा जो क्लोज सरफेस होता है बच्चों वो होता है इमेजिनरी। मतलब आपको कोई असल में पानी की बोतल या टिफिन बॉक्स नहीं लेना, सिर्फ आपको क्या करना है, मुझे 3 डायमेंशनल सरफेस लेना है और वो सरफेस कैसा होना चाहिए, इमेजिनरी। तो जो ये वर्ड आगे बार बार यूज होगा तो आप एक बार अच्छे से समझ लो। क्लोज सरफेस का मतलब होता है भाई एक 3 डायमेंशनल सरफेस जो चार्ज को हर तरफ से क्या करता है बच्चों, एनक्लोज। तो जो फाइनली तुम्हारे इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं, अब हम शुरू करें गॉस थ्योरम, क्योंकि लास्ट क्लास में भी हुआ था, इस वाले में गॉस थ्योरम बोलने जा रहा था, बट हम गॉस थ्योरम पे आए नहीं थे। अब हम आ रहे हैं बच्चों मेन टॉपिक पे, विच इज कॉल्ड गॉस थ्योरम। तो समझो बच्चों गॉस थ्योरम होता क्या है, उसका मतलब क्या है। डोंट ट्राई टू क्रैम, बच्चों रट्टा मारने की कोशिश मत करना। जब मैं समझाऊं अच्छे ध्यान देके समझना, आपको कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बच्चे पहले सिंपल भाषा में समझो कि भाई गॉस थ्योरम का मतलब क्या है। ठीक है, नोटिस करना। तो जो मान लो मेरे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है भाई, मैं क्या करता हूं बच्चों, इसके अराउंड बनाता हूं एक क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस बच्चों मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, 2D होता है 3D, वो होता है बच्चों 3D। जैसे पानी की बोतल हो गई, टिफिन बॉक्स हो गया, तो इसके अराउंड है क्लोज सरफेस। तो जो ये चार्ज क्या करेगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बाहर को एमिट करेगा, ऐसे 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 ऐसे। अब मान लो बच्चों मुझे निकालना है इस सरफेस का फ्लक्स कितना है, तो जो गॉस थ्योरम क्या करती है, बड़ा आसान सा फॉर्मूला देती है जिससे हम फ्लक्स को निकाल सकते हैं। तो फ्लक्स कैसे निकलेगा, फ्लक्स को 5 से शो करते हैं। तो जो गॉस थ्योरम कहती है अगर आपको किसी भी क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकालना है, अगर आपको किसी भी क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकालना है, आप क्या करो, सबसे पहले देखो उसके अंदर कितना चार्ज है। जैसे जो ये हमारा सरफेस है, इसके अंदर चार्ज है Q। जो भी अंदर चार्ज है उसे हम डिवाइड करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। एयर हो तो जो एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करते हैं, कोई और मीडियम होता है तो हम उसकी परमिटिविटी से डिवाइड करते हैं। तो जो दिस इज बेसिक फॉर्मूला फॉर गॉस थ्योरम, जो आपको अच्छे से याद कर लें। फाई होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q का मतलब होता है जो क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, और एप्सिलॉन नॉट होता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब ध्यान दो जो गॉस थ्योरम को फाइनली फॉर्मूला लिखा कैसे जाता है। फाई, जो मैंने थोड़ी देर पहले इंटीग्रल फॉर्म लिखा था, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। सर्कल का मतलब क्या होता है जो क्लोज सरफेस, और ये किसके बराबर होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला फॉर गॉस थ्योरम। तो बच्चे नोटिस करो, फाई होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। इसके अलावा बच्चे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था फ्लक्स का इंटीग्रल फॉर्म होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। सर्कल क्या शो करता है बच्चों, क्लोज सरफेस। अब एक बार यहां तक उतार लो बच्चों, फिर मैं इसी फॉर्मूले की हेल्प से आपको गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना सिखाऊंगा। स्टेटमेंट आपको रटने की जरूरत नहीं है बच्चे, मैं भी इसी फॉर्मूले की हेल्प से आपको 2 स्टेटमेंट याद करवाऊंगा।
अब यहां तक उतार लो जरा, ध्यान दो हम गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। बच्चे मैं आपको दो स्टेटमेंट लिखना बता रहा हूं, एग्जाम में दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पे ध्यान दो। फर्स्ट स्टेटमेंट में हम इस वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे, फाई किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना बच्चों, आपको स्टेटमेंट रटने की जरूरत नहीं है, आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। स्टेटमेंट आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। तुझे पहले मैं अपनी मातृभाषा में एक्सप्लेन करता हूं हिंदी, फिर हम इसी को इंग्लिश में लिखेंगे। तो समझो गॉस थ्योरम कहता है, मुझे गॉस थ्योरम कहता है अगर आपको किसी भी क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकालना, ध्यान दो, अगर आपको बच्चों किसी भी क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकालना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है और चार्ज को किससे डिवाइड करेंगे, एप्सिलॉन नॉट से। गॉस थ्योरम कहती है अगर आपको किसी भी क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकालना है तो आप क्या करोगे, उसके अंदर जो भी चार्ज है उसे किससे डिवाइड करोगे, एप्सिलॉन नॉट से। तो स्टेटमेंट लिखो जरा, पहला स्टेटमेंट। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ की बच्चों आप पासिंग थ्रू वर्ड भी यूज कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ क्लोज्ड सरफेस इन वैक्यूम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज्ड सरफेस इन वैक्यूम इज इक्वल टू हम कैसे कहते हैं, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस। ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सरफेस इन वैक्यूम इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस। तो बच्चों दिस इज वन ऑफ द डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन आप लिख सकते हो जो इस फॉर्मूले को यूज कर, इन दोनों। ध्यान देना क्या होता है बच्चे, यहां पे हमने डॉट डीएस लिखा है, बच्चे हम आगे पढ़ेंगे यहां पे ऐसा भी लिखा हो सकता था डॉट डीएल। ये जो आगे आएगा डॉट डीएल को बोलते हैं लाइन इंटीग्रल, उसमें हम लाइन को लेते थे। यहां पे बच्चे क्योंकि हम सरफेस को ले रहे हैं तो ध्यान देना बच्चे, ये जो डॉट डीएस है, डॉट डीएस को हम बोलते हैं बच्चों लाइन सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल। तो ये दो टाइप के इंटीग्रल हम 12th में करेंगे। अगर लिखा है डॉट डीएल, ये बच्चों आगे आएगा सिलेबस में, इसे हम बोलते हैं बच्चों लाइन इंटीग्रल। अगर लिखा है बच्चों डॉट डीएस, इसे हम बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। तो दूसरा डेफिनेशन समझो क्या है, ये दूसरा डेफिनेशन है अगर आप किसी भी क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सरफेस इंटीग्रल निकालते हो। देखो जो फॉर्मूले से स्टेटमेंट बन रहा है, अगर आप किसी भी क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सरफेस इंटीग्रल निकालते हो तो किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो जो दूसरा स्टेटमेंट लिखो जरा, दूसरा स्टेटमेंट राइट, सरफेस इंटीग्रल ऑफ, ध्यान रखना बच्चों लाइन इंटीग्रल लिखते ही सारा गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ क्लोज्ड सरफेस इन वैक्यूम, फॉर ए क्लोज्ड सरफेस इन वैक्यूम इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस। मैं रिपीट कर रहा हूं, बच्चे से लिख लो स्टेटमेंट बच्चों, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ क्लोज्ड सरफेस इन वैक्यूम इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस। तो भाई सबसे पहले तुम्हारा काम क्या रहेगा, मुझे इन स्टेटमेंट को आप अच्छे से याद करो। स्टेटमेंट ऐसे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, स्टेटमेंट आपको अपने आप लिखनी आनी चाहिए। तो चलिए आप यहां तक करके रखो, फिर मैं क्या करूं, इसके ना कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा जिन पे एग्जाम में, नीट में, जी मेंस में क्वेश्चन आते हैं। तो पहले आप यहां तक ये फॉर्मूला अच्छे से याद करो, तो बच्चों आप आगे समझ पाओगे कि हम असल में करना क्या चाह रहे हैं। कॉपी कर लो आप जरा। तो चलो अब हमें क्या करना है बच्चों, गॉस थ्योरम की कई इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने हैं जो हमारे बहुत काम आने वाले हैं। उसके बाद बच्चों मैं गॉस थ्योरम का प्रूफ भी करवाऊंगा।
तो सबसे पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो जो बच्चों गॉस थ्योरम से रिलेटेड है। अगेन बच्चों आपको कुछ रट्टा नहीं मारना है, आपको सारी बातें समझ के करनी है। तो जो मैं बुक्स की तरह नहीं करवाऊंगा कि तुम्हें 4 बातें लिखवा दी और तुम्हें याद करनी पड़ेगी। आपको कुछ भी याद नहीं करना, हम हर बात क्या करेंगे बच्चों, समझ के करेंगे। तो जरा मुझे फॉलो करो, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो मान लो बच्चों हमारे पास एक चार्ज है +Q। हमने क्या करा, इसे एंक्लोज करते हुए 3 क्लोज सरफेस बनाए। जैसे मान लो बच्चों एक ये छोटा स्फीयर है, एक ये बड़ा स्फीयर है और एक ये सिलेंडर है। ध्यान रखना बच्चों हमने स्फीयर बनाया है, हमने सर्कल नहीं बनाया, क्योंकि सर्कल क्लोज सरफेस नहीं होता। क्लोज सरफेस कैसा होता है हमेशा बच्चों, 3D। अब आप आराम से समझो। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, याद करो बच्चों इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थे वो कहां को जाती थी, बाहर को। तो जो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ऐसे बनेंगी, ऐसे बनेंगी। अब जब आप नोटिस करो गॉस थ्योरम में फ्लक्स का फॉर्मूला होता था Q/ε0। इसमें Q का मतलब होता था क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। तो जब नोटिस करो, अगर मैं छोटा वाला स्फीयर लूं इसके अंदर चार्ज है +Q, ठीक है भाई। बच्चे अगर मैं बड़ा वाला स्फीयर लूं इसके अंदर भी चार्ज है +Q, और बच्चे अगर मैं सिलेंडर लूं उसके अंदर भी चार्ज क्या है, +Q। क्योंकि बच्चों तीनों के अंदर सेम चार्ज है, तो जो गॉस थ्योरम कहते हैं फ्लक्स क्या होना चाहिए, सेम। इसी बात को जो मैंने वेरीफाई करने के लिए डायग्राम बनाया है, हम चेक करेंगे तीनों सरफेसेस का जो फ्लक्स है सेम है या नहीं। आराम से देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं अंदर वाले स्फीयर की। देखो बच्चों, 1 लाइन 2 लाइन 3 4 5 6 7 8, ये देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6। तो जो है यहां देखो, पहले हम बात करते हैं अंदर वाले स्फीयर की। अंदर वाले स्फीयर में आप देख सकते हो 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रहे हैं। चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। उसे वजह आप नोटिस करोगे हमारा जो बड़ा वाला स्फीयर है उसमें से भी 8 लाइन बाहर जा रही है। ये देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसी तरीके से जो आप सिलेंडर में भी काउंट कर सकते हो, सिलेंडर में भी 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं। तो जी इस डायग्राम से बेसिकली मैंने ये समझाने की कोशिश करी है, किसी भी क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स है उसके शेप या साइज पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर चार्ज कितना है। बच्चे दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसपे हम आगे क्वेश्चंस भी करेंगे, तो अब इस बात का ध्यान रखना, रट्टा नहीं मारना, समझ के करना बच्चे। किसी भी क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स है वो जो उसके शेप या साइज पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि इस बात पे डिपेंड करता है कि जो सरफेस है उसके अंदर चार्ज कितना है। ठीक है, अब हम आते हैं मुझे दूसरी प्रॉपर्टी में, समझो क्या है। तो मान लो बच्चों ये स्फीयर है, स्फीयर के सेंटर पे बच्चों मैंने चार्ज रखा Q। तो याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ऐसे बनाते थे, कितनी लाइन बाहर निकली, 4, तो फ्लक्स हो गया 4। दूसरा मान लो बच्चों यही जो चार्ज है स्फीयर के सेंटर पे ना होगी, कहीं कोने पर है। मान लो बच्चों चार्ज है यहां पर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बनेंगी। आप देख सकते हो अभी भी फ्लक्स कितना है, 4। इस वाले डायग्राम में देखो जो स्फीयर से 4 लाइन बाहर जा रही थी, फ्लक्स था 4। उस वाले डायग्राम में भी स्फीयर से 4 लाइन बाहर जा रही थी, फ्लक्स था 4। तो प्रॉपर्टी बच्चों ये बनती है, जब तक हमारा चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर है उसकी पोजीशन मैटर नहीं करती। मतलब क्या है, चार्ज अगर स्फीयर के सेंटर पे या क्लोज सरफेस के सेंटर पर है या उसके कोने में भी कहीं है, बट क्लोज सरफेस के अंदर है, तो हर बारी में जो फ्लक्स आएगा वो सेम आएगा। तो जो है प्रॉपर्टी लिख लो, व्हेन चार्ज इज प्रेजेंट इन क्लोज सरफेस, व्हेन charge is present in closed surface, its position within surface does not matter. When charge is present within closed surface, its position within surface does not matter. तो जो आप एक बार जरा डायग्राम बना लो, फिर हम इससे आगे कंटिन्यू करें। अब ध्यान दो थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट है बच्चों, हमने फॉर्मूला लिखा था
फाई था क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जो ये जो हमारा फॉर्मूला था ये था फॉर एयर, या फिर हम बोल सकते हैं बच्चों वैक्यूम, या हम बोल सकते हैं बच्चों फ्री स्पेस। ठीक है, तो ये जो हमने फॉर्मूला फ्लक्स का लिखा था ये था एयर के लिए, which मैं इसे शो कर रहा हूं फाई ए। अब मान लो अगर हम कोई और मीडियम लेते हैं, जैसे मान लो अगर हमें फ्लक्स वाटर में निकालना है या अल्कोहल में निकालना है, किसी भी और मीडियम में निकालना है, तो क्या होगा? उसके लिए जो फॉर्मूला ये होता है फाई एम होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन। इसे आप एप्सिलॉन एम भी लिख सकते हो, मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो जो सिंपल सा है, अगर आपको फ्लक्स एयर में निकालना है आप परमिटिविटी लोगे एयर की, अगर जो आपको फ्लक्स किसी और मीडियम में निकालना है परमिटिविटी लोगे मीडियम की। फिर हमने क्या कर इनका रेशियो ले लिया, तो जो नोटिस करो क्या होगा, क्यू से क्यू कैंसिल होगा, एप्सिलॉन जाएगा ऊपर, तो फाई ए अपॉन फाई एम इक्वल हो गया एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट के। याद करो बच्चों, हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा था, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को हम बोलते हैं बच्चों रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इसी का दूसरा नाम होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का ही बच्चे एक और नाम होता है, हम इसे बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मैं क्या करूं बच्चों, फाई एम को यहां लेके जा रहा हूं, तो ये फॉर्मूला बनता है दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको अच्छे से याद करना है। फाई एम होता है बच्चों फाई ए अपॉन एप्सिलॉन आर। अगर आप थोड़ा रिलेट कर सको बच्चों, ऐसा फॉर्मूला हमारा कूलम्स लॉ में भी था, एफ एम होता था एफ ए अपॉन एप्सिलॉन आर, बिल्कुल वैसे बच्चों फाई एम होता है फाई ए अपॉन एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को हम बोलते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। इसी का बच्चों याद रखना, इसका दूसरा नाम भी होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मुझे डाइलेक्ट्रिक आगे इसी चैप्टर में फर्दर डिस्कशन में आएगा। एप्सिलॉन आर का दूसरा नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बच्चे एनालिसिस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे अच्छे से उतार लो, फिर हम फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो जो अभी तक हमने क्या कर रहा था, जो हमने गॉस थ्योरम डिस्कस करी थी, उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करे थे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम करेंगे भाई गॉस थ्योरम का प्रूफ, या बच्चों आप इसे वेरिफिकेशन भी मान सकते हो। तो बेटा दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ जो आपको आगे बहुत काम आने वाला है। इसके अलावा बच्चों क्या होगा, जैसे हम गॉस थ्योरम की हेल्प से ना आगे 3 डेरिवेशंस करने वाले हैं। बच्चों नोटिस करना, मैं एक तरीके से आपको साइड डेरिवेशंस कराऊंगा। बच्चों अगर आप मुझे फॉलो करोगे और साथ साथ डेरिवेशंस को लिखते हुए चलोगे, आपको डेरिवेशन जो बिल्कुल साथ के साथ याद हो जाएंगी। तो अगेन बच्चों मेन जो मैंने मंत्रा बताया उसे ध्यान में रखो, आपको किसी स्टेप का भाई रट्टा नहीं मारना। बच्चों अगर रट्टा मारोगे सारा काम गुड़गोबर हो जाएगा। सारी स्टेप्स को आराम से समझो, आपको डेरिवेशन बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी। आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट जो तभी आएगा अगर आप बातों को समझ के करोगे। ठीक है, तो ये तो होगी भाई ज्ञान की बातें। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, हम करेंगे गॉस थ्योरम का प्रूफ विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो समझो बच्चों किस तरीके से होता है, तो ध्यान दो। बच्चों हमने लिखा था ये गॉस थ्योरम होता है फाई को बोलते हैं बच्चों फ्लक्स, इक्वल था इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस, और ये बराबर था बच्चों क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो जो नोटिस करो ये फ्लक्स का इंटीग्रल फॉर्म है, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसे हमें प्रूफ नहीं करना होता। मेनली बच्चों हमें प्रूफ करना है इस वाले पार्ट को, ध्यान दो बेटा, दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, ये हमें करना है भाई प्रूफ। तो जो नोटिस करना है, जैसे हम ये वाला डेरिवेशन कर रहे हैं, आगे बच्चों हम 3 डेरिवेशंस और करेंगे। हर किसी में आप नोटिस करना, वी हैव टू फॉलो एग्जैक्टली सेम स्टेप्स। एक बार बच्चों आप ध्यान दे के स्टेप समझ लो, आपके लिए सारा काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करना। तो जो हम सिंपल पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं क्यू, हमने चार्ज बनाया क्यू। अब नोटिस करो जो आपको समझना कहां से स्टार्ट करना है।
हर बार हम क्या करेंगे बच्चों, हम एग्जैक्टली सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले आपको बनाना है बच्चों क्लोज सरफेस, फिर हम मार्क करेंगे बच्चों वेक्टर ई को, और फिर हम मार्क करेंगे बच्चों वेक्टर डीएस को। तो ध्यान दो बच्चों, स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले बच्चों हमने पॉइंट चार्ज बनाया प्लस क्यू। बच्चों आप देखो बिल्कुल आसान है, आपको दिमाग पे जरा सा भी जोर नहीं डालना, आराम से समझते चलो। हर बार क्या हम करेंगे बच्चों, हम ना 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टेप्स देखो क्या है, यहां से बेटा आप देखना स्टार्ट करो। सबसे पहले आपको क्लोज सरफेस बनाना है, ठीक है भाई। फिर आपको मार्क करना है बेटा वेक्टर ई को, और फिर आपको मार्क करना है वेक्टर डीएस को। तो चलो एक एक करके करते हैं। सबसे जो पहला स्टेप है बेटा वो होता है क्लोज सरफेस को बनाना। अब थोड़ा याद करो, हमारा जो क्लोज सरफेस था 2D होता था 3D। रिकॉल करो बेटा, हमारा जो क्लोज सरफेस होता था वो होता था 3D। इसमें आपको क्या करना है बेटा, आपको कोई भी क्लोज सरफेस नहीं बनाना, बल्कि हम क्या ना सिमेट्री को फॉलो करते हैं। अब तुम कहोगे सर ये सिमेट्री क्या होती है? बेटा इस केस में अगर आप पॉइंट चार्ज लेते हो, हम बोलते हैं बेटा इसकी होती है स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री। तो जो एक बार ध्यान से समझो भाई, ये स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, ठीक है, नोटिस करो। मान लो जो हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, हमने क्या करना है बच्चों, इस चार्ज को सेंटर लेना है और कोई भी रेडियस लेकर एक स्फीयर बना लिया। तो जो मैं स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब बता रहा हूं, आप देखो ये वर्ड्स ना बुक में, ये वर्ड बुक्स में कई जगह लिखा हुआ है, पर इसका मतलब एक्सप्लेन नहीं है। तो मैं इसका मतलब समझा रहा हूं कि भाई ये स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब क्या होता है। तो देखो जो हमने क्या करा, पॉइंट चार्ज लिया प्लस क्यू, इसे सेंटर लेना है बच्चों, आपने कोई भी रेडियस लेके स्फीयर बना दिया, ठीक। अब अगर मान लो बच्चों मैं स्फीयर के सरफेस पे किसी भी पॉइंट पर EFI निकालूं, याद करो EFI का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है बच्चों KQ/R का स्क्वायर। तो नोटिस करो स्फीयर के सरफेस पे जितने भी पॉइंट हैं, जो अगर मैं कहीं भी EFI निकालूं हर जगह सेम आएगी, KQ/R स्क्वायर, KQ/R स्क्वायर, KQ/R स्क्वायर। कहने का मतलब है अगर आप पॉइंट चार्ज को रेडियस लेते हो, सेंटर लेते हो और सेंटर लेकर एक स्फीयर बनाते हो, तो स्फीयर के सरफेस पर हर जगह बच्चों जो EFI वो आती है वो सेम आती है। हम इसे बोलते हैं बच्चों स्फेरिकल सिमेट्री, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, स्फेरिकल सिमेट्री क्या होता है बच्चे, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेरिवेशन, आप इसे अलग से उतार लेना। मैं बीच में आपको टाइम दूंगा, आप सारा जो मैं स्क्रीन पे लिखता हूं आप कॉपी कर सकते हो। अब हम वापस डेरिवेशन पे आते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमने चार्ज बनाया। अब आप देखो यहां से देखना शुरू करो। सबसे पहले बच्चों आपको क्लोज सरफेस बनाना है। क्लोज सरफेस बच्चों मैंने आपको समझाया सिमेट्री के अकॉर्डिंग बनाना होता है। इसमें बच्चों क्योंकि हमारी सिमेट्री स्फेरिकल है, आप जो क्लोज सरफेस बनाओगे क्या बनेगा भाई, स्फीयर, वो बन गया। फिर हमें क्या करना है बच्चों, हमें EFI का डायरेक्शन मार्क करना है। नाउ रिकॉल करो, EFI वेक्टर क्वांटिटी होती थी बच्चों। जब भी हमें EFI का डायरेक्शन बनाना होता था, हम टेस्ट चार्ज रखकर देखते थे। और याद करो बच्चों टेस्ट चार्ज कैसा होता था, पॉजिटिव। पहले क्लोज सरफेस बनाए, फिर आपको क्या करना है बच्चों, वेक्टर E का डायरेक्शन मार्क करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखकर देखते हैं। जो कितना आसान है। अब हमने क्या करा, मान लो बच्चों मैं यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखता हूं, प्लस प्लस रिपेल। देखो ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस प्लस रिपेल। चेक करो ये रिपेल होके इस तरफ को जाएगा, इस तरफ। इसे नहीं देखना भाई, इसे देखना है, इसे टेस्ट चार्ज को। प्लस प्लस रिपेल, रिपेल होकर बच्चों ये गया इस तरफ को, वेक्टर ई बन गया। देख करो हमारा, उसने बच्चों नोटिस करो अगर मैं यहां पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखूं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, देखकर बताओ ये कहां जाएगा, ये जाएगा बच्चों नीचे, ऐसे बन गया, ऐसे बन गया। उसे बच्चों अगर मैं यहां पे पॉजिटिव चार्ज को रखूं, प्लस प्लस रिपेल, आप देख सकते हो बच्चों ये वाला चार्ज रिपेल होके जाएगा ऊपर, ऐसे जाएगा। देखो ऐसे, इससे बच्चों आप यहां भी मार्क कर सकते हो, अगर मैं यहां पे पॉजिटिव चार्ज को रखूं प्लस प्लस रिपेल होके जाएगा ऐसे। 2 स्टेप होगी बच्चों हमारी। हमने क्लोज सरफेस बनाया, फिर मार्क करा वेक्टर ई को, फिर हम मार्क करेंगे डीएस को।
रिकॉल करो बच्चों, डीएस का मतलब होता था एरिया वेक्टर। अब एक बार सोच के बताओ, जो एरिया वेक्टर था असल एरिया के पैरेलल होता था परपेंडिकुलर, याद करो, ये होता था बच्चों परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या है कि बच्चों जो परपेंडिकुलर है ऊपर को भी बन सकता है नीचे को बन सकता है, तो जो इसमें इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए कन्वेंशन लिया जाता है, ध्यान से सुनना, जब भी आप क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर बनाओगे, सुन लो भाई ध्यान से लिख लो, जब भी आप क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर बनाओगे, एरिया वेक्टर हमेशा बनाते हैं बच्चों आउटवर्ड्स। जब भी आप क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर बनाओगे, एरिया वेक्टर बच्चों याद रखो हमेशा कैसे बनाएंगे, आउटवर्ड्स। और बच्चों जो एरिया वेक्टर होता है हमेशा एरिया कैसे होता है, परपेंडिकुलर। अब जो मैं इसे एग्जांपल लेके बताता हूं ताकि आप ना और अच्छे समझ सको कि भाई हम एरिया वेक्टर किस तरीके से बनाते हैं। ध्यान देना बच्चों। तो हमने क्या करा बच्चों, ले लिया एक छोटा सा खरबूज। खरबूजा आप देख सकते हो लगभग स्फीयर के जैसे। अब नोटिस करो बच्चों मैं एरिया वेक्टर कैसे बनाऊंगा। ये एरिया बच्चों छोटा सा एरिया वेक्टर बनेगा ऐसे, चेक करो ऐसे परपेंडिकुलर, अंदर नहीं घुसाओगे ना मैन को, कहां बनाओगे, बाहर को, ऐसे बना बच्चों एरिया वेक्टर। उस टाइम देखो जो ये एरिया है, एरिया वेक्टर बनेगा ऐसे परपेंडिकुलर। सिंपल सा है, आपको क्या करना है बच्चों, जो पेन है ना उसे खरबूज के सरफेस पे, ये हमारा स्फीयर है, परपेंडिकुलर रखना है। चेक करो बच्चों, ऐसे रखा हमने, ऐसे रखा परपेंडिकुलर, और नीचे रखोगे ऐसे रखा, और यहां पे रखोगे तो ऐसे रखा। तो जब मैं आपको एरिया वेक्टर बना के बता रहा हूं, इस खरबूज को हमने यूज करा है। तुम लोग भाई फ्रूट्स वगैरह खाया करो आजकल, ठीक है, खाली चिप्स विप्स के चक्कर में मत पड़ा करो। तो हमने क्या करा, ये जो खरबूज है ये हमारा क्लोज सरफेस है, एरिया वेक्टर बनता है भाई इसके परपेंडिकुलर। ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना, और ऐसे बना। वही चीज बच्चों मैं आपको सामने बना के दिखा रहा हूं, ध्यान दो, चेक करो। ये बच्चों हमारा स्फीयर है, एरिया वेक्टर बनेगा आउटवर्ड्स ऐसे, यहां पर हमने बनाया। अब तुम लोग भाई इस खरबूज पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट मत करो, पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करो। एरिया वेक्टर बनेगा बच्चों ऐसे। इस टाइम बच्चों यहां पे देखो एरिया वेक्टर बनेगा ऐसे, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ को। ऐसे बन गया बच्चों। इस टाइम यहां पर आप कहां बनाओगे, नीचे को, और यहां पर आप बनाओगे इस तरफ को। दैट्स इट। तो जो हमारा सुंदर सा डायग्राम तैयार हो गया, मेन बच्चों डायग्राम। अगर आपने डायग्राम समझ के अच्छे तरीके से बना लिया तो आपको डेरिवेशन दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो भाई ब्लैक बोर्ड मेरा भर गया, तो आप एक काम करो यहां तक उतार लो, फिर बच्चों में डेरिवेशन को आगे तुम्हारे लिए कंटिन्यू करता हूं। एक बार ना यहां तक जरा अच्छे से उतार लो, पहले ये वाला पार्ट उतारो, स्फेरिकल सिमेट्री वाला। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ डेरिवेशन, ये आपको जो है ना अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा है। फिर आप ये वाला डायग्राम बना लो, उसके बाद मैं इसका प्रूफ करके दिखाऊंगा। प्रूफ बहुत आसान है। तो चलो बच्चों अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, गॉस थ्योरम का प्रूफ कर रहे हैं। अगेन बच्चों आपको कोई बात का रट्टा नहीं मारना, आपको आराम से ना समझते हुए चलना है। तो बेटा हम एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हम स्टार्ट करें बेटा एलएचएस से। एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो बेटा हमारा लेफ्ट हैंड साइड है इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। याद करो बच्चों, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या फॉर्मूला होता था, ए बी कॉस थीटा। बच्चे रिकॉल करो, दो टाइप के मैंने वेक्टर्स के प्रोडक्ट बनाए थे। डॉट में आता है कॉस थीटा, क्रॉस में आता है साइन थीटा। भाई बात अच्छे से याद कर लो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला होता है बच्चों ए बी कॉस थीटा। तो नोटिस करना बच्चों हमारे पास ये आएगा इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस ईडीएस कॉस थीटा। अब जरा समझने की कोशिश करो बच्चों थीटा कितना है। बेटा मेन आप इस थीटा पे ध्यान देना, यहां पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। थीटा बेटा एंगल होता है बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर डीएस। तो नोटिस करो बेटा, आप यहां देख सकते हो दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, थीटा 0 डिग्री। यहां भी पैरेलल हैं, यहां भी पैरेलल हैं, यहां भी पैरेलल हैं।
हर जगह बच्चों आप बहुत इजीली देख सकते हो हमारा थीटा कितना है 0 डिग्री। तो जो हमने यहां पर लिखा हमारा थीटा है 0 डिग्री। cos 0 क्या होता है? cos 0 होता है बच्चों 1। तो हमारे पास आ गया ये 3 स्टेप्स नोटिस करो भाई। हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। बच्चों वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। हमने लिखा बच्चों ईडीएस कॉस थीटा। यहां भी पैरेलल है बच्चों, यहां भी पैरेलल है, यहां भी पैरेलल है, यहां भी पैरेलल है। क्योंकि बच्चों हर जगह पैरेलल है, हमारा थीटा होगा भाई 0 डिग्री और cos 0 क्या होता है बच्चों 1। चेक करो आपको यहां तक समझ में नहीं आया नहीं है, उतारते रहना साथ साथ में, ठीक। अब हम बात करते हैं EFI की, क्योंकि बच्चों पॉइंट चार्ज है। याद करो EFI का फॉर्मूला होता है भाई KQ अपॉन R का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बच्चों अब तक तुम्हें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए भाई। तो EFI होती है बच्चों हमारे पास KQ अपॉन R का स्क्वायर। ये आ गया। अब बच्चों थोड़ा समझने की कोशिश करना, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों हम कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं। तो नोटिस करो, पहली बात है बच्चों k कांस्टेंट है, 1/4πε0 होता है। क्यों भी कांस्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है बच्चों r भी कांस्टेंट है। इसीलिए हमने स्फीयर लिया था, क्योंकि स्फीयर के सरफेस पर आप कोई भी पॉइंट लो, उसका बच्चों जो r आएगा हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। आराम से देख लो बच्चों, k कांस्टेंट है, q भी कांस्टेंट है और r भी कांस्टेंट है। तीनों को जो हमने क्या करा, बाहर निकाल दिया। तो मेरे पास आ गई ये KQ अपॉन R स्क्वायर इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस ds। अब आते हैं बच्चों थोड़ी सी समझने वाली बात, ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सीख बच्चों, ds का मतलब होता है एक छोटा सा सरफेस। सुनो ध्यान से, ds का मतलब होता है एक छोटा सा सरफेस, ठीक है। इंटीग्रल ds का मतलब है बच्चों छोटे छोटे सरफेसेस को ऐड करना। तो जो इमेजिन करो, अगर मैं सारे छोटे छोटे सरफेसेस को ऐड करूंगा तो पूरा स्फीयर बनेगा। अगेन बच्चों मैं आपको खरबूज की हेल्प से समझाता हूं, ध्यान दो सामने। ये बच्चों हमारा खरबूज है जिसे हमने स्फीयर माना है। ds का मतलब है बच्चों एक छोटा सा एरिया। तो जो नोटिस करो, जैसे हमारा खरबूज है, हमने क्या करा, इस पर एक छोटा सा एरिया ले लिया ऐसे। यह है बच्चों ds, ठीक है। अब इमेजिन करो, ये मार्कर का गोला दिख रहा है तुम्हें, ये देखो, ये बेटा छोटा सा सरफेस है ds, ये देखो ये ds है, ठीक। अब जो मैं क्या कर सकता हूँ, सारे खरबूज को ऐसे छोटे छोटे ds में डिवाइड कर सकता हूं, ठीक है। इंटीग्रल ds का मतलब है आप इन सारे ऐसे छोटे छोटे गोलों को ऐड करते जाओ। बच्चे अगर मैं सारे छोटे छोटे गोलों को ऐड करूं, पूरा खरबूज बनेगा। और खरबूज है बच्चों स्फीयर, और स्फीयर का एरिया क्या होता है 4πr²। तो मैंने क्या करा, वैल्यू पुट कर दी। इंटीग्रल ds की बच्चों मैंने यहां पे वैल्यू पुट करी, वैल्यू आएगी 4πr²। तो जो खरबूज वाला एग्जांपल ध्यान में रख लो, इंटीग्रल ds का मतलब होता है छोटा सरफेस। इंटीग्रल ds का मतलब जो सारे छोटे छोटे सरफेसेस को ऐड करो तो आपको पूरा स्फीयर बनेगा। तो जो आप देख सकते हो, r² से r² कैंसिल हो गया हमारा। k का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/4πε0, तो ये आ गया q अपॉन 4πε0 इंटू में आ गया बच्चों 4π। 4π से 4π कैंसिल, हमारे पास आ गया बच्चों q अपॉन ε0, जो किसके बराबर है, RHS के। हेंस प्रूफ्ड। बच्चा स्टेप्स अच्छे से देख लो, मैं यहां से एक बार री एक्सप्लेन कर रहा हूं। k अपॉन r² था, इंटीग्रल ds होता है बच्चों 4πr², उसकी मैंने वैल्यू पुट कर दी। r² से r² बच्चों हमारा कैंसिल हो गया। k होता है 1/4πε0, सॉल्व करा, जो हमारा आता है RHS के। तो अभी हमने क्या करा बच्चों, गॉस थ्योरम को प्रूफ करा, या आप कह सकते हो वेरीफाई करा फॉर अ स्फेरिकल सरफेस। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ। तो आप क्या करो, एक बार यहां तक उतार दो। तो बच्चे आज का हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने गॉस थ्योरम को बहुत अच्छे से कवर कर लिया। हमने गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ा, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे, और हमने करा बच्चों प्रूफ, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा।
बच्चे जो मेरा अगला लेक्चर होगा उसमें बच्चे मैं गॉस थ्योरम के क्वेश्चंस करवाऊंगा। उसमें हम दोनों टाइप के क्वेश्चंस कवर करेंगे, पहले सीबीएसई के एनसीईआरटी क्वेश्चंस, उसके अलावा बच्चों मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा जिसमें हम डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन करेंगे, जी मेंस के और नीट के लेवल के। ठीक है, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जो अपनी घर पे पढ़ाई बहुत अच्छे से जारी रखो, कंटिन्यू रखो, इन वीडियो लेक्चर्स को बार बार देखो। आप 2 बार वीडियो लेक्चर देखोगे आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। सो टेक केयर, स्टे होम, बाय बाय।